हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो पॉलीटेक्निक जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए ये जो थर्मल इंजीनियरिंग आपका एक टॉपिक होता है उसके बारे में है। थर्मल इंजीनियरिंग जो आपका टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग जो टॉपिक होता है उसका ये पहले चैप्टर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं उसका ये लास्ट टॉपिक बचा रह गया, जिसमें ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम होता है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो पहले चैप्टर का है उसका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम आपका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें भी आपको अब आज अगले चैप्टर में हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ कराएंगे। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कराएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। क्या है ये? इसमें पहला है प्रत्यावर्ती परक्रम या अप्रत्यावर्ती परक्रम। ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रत्यावर्ती या अप्रत्यावर्ती परक्रम। प्रत्यावर्ती और अप्रत्यावर्ती परक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका इसमें से एक आपका प्रोसेस जरूर पूछा जाता है। ये प्रोसेस आगे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको आएगा कि प्रत्यावर्ती परक्रम और अप्रत्यावर्ती परक्रम क्या होता है। पहले प्रत्यावर्ती परक्रम क्या होता है? जब ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम में इस प्रकार हो कि प्रक्रम समाप्त होने पर निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण कर ले, प्रत्यावर्ती प्रक्रम कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम किसी प्रोसेस को करते हैं उसके ख़त्म हो जाने के बाद उसको फिर से जैसे शुरुआत में होता है उसको उसी प्रकार बदल सके, उसे प्रत्यावर्ती कहते हैं। जैसे जल से बाष्प बनना, उसके बाद बाष्प से हम जल भी बना सकते हैं। ये प्रक्रम प्रत्यावर्ती प्रक्रम है। नेक्स्ट आका अप्रत्यावर्ती प्रक्रम। अप्रत्यावर्ती प्रक्रम है, इसमें अप्रत्यावर्ती प्रक्रम में इस प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय में प्रक्रम अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः लौट नहीं पाता। ये कहना चाहता है जैसे हमने कोई प्रक्रम किया, उसके द्वारा हमने कोई पदार्थ बनाया, उस पदार्थ से हम उसे पुनः जो प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता, प्रारंभिक अवस्था में जो होता है उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ईंधन का दहन, ईंधन को जला देंगे उसके बाद हम ऊष्मा प्राप्त कर लेंगे, फिर से ऊष्मा से हम ईंधन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मशीन द्वारा यांत्रिक कार्य, ये भी आपका प्रत्यावर्ती प्रक्रम का ही उदाहरण है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है आपकी ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊष्मागतिकी जो नियम है आगे भी पढ़ाई जाएंगे। ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। इसमें पहला ऊष्मागतिकी नियम जिसमें बताया जाए कोई दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य अवस्था में है तो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्य अवस्था में होंगे। यानी ये कहना चाह रहा है कि ये यदि ए निकाय ये और बी निकाय ये और सी ये, अगर इसमें देखिए नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं तीन निकायों को लिया गया है। जैसे नियम के सत्यापन के लिए किन्हीं तीन निकाय ए बी सी को लेते हैं जो परिवेश से यानी आइसोलेटेड ये दोनों निकाय हैं, तीनों निकाय हैं, तीनों आइसोलेटेड निकाय हैं। और निकाय ए और बी को गर्म करते हैं। ये निकाय ए और बी को हम गर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब निकाय ए बी को गर्म करते हैं तो तथा सी निकाय ठंडा है, इसमें एक निकाय यानी ए अगर ए है, ये अगर बी है और ये सी है, अगर ये जो निकाय है ये ठंडा है और ये हम दोनों गर्म करते हैं तो इसमें बताया गया जब ए निकाय सी निकाय के आपस में संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मा उच्च निकाय से निम्न निकाय की ओर प्रवाहित होने लगती है। जब ए निकाय को सी निकाय के संपर्क में लाया जाता है तो इसमें ऊष्मा ए से सी में प्रवाहित होने लगती है और दोनों की जैसे ए निकाय और सी निकाय की दोनों की ऊष्मा समान हो जाती है। यानी जितनी इसकी ऊष्मा होगी, जितना ये गर्म होगा उतना ये निकाय गर्म हो जाता है। यही आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांक का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आपकी कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो आपके हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनको आपको
याद ही करना पड़ेगा। आगे जो डेफिनेशन है, जैसे तापक्रम की डेफिनेशन, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है जब उष्मा उष्मा की तीव्रता, उष्मा तापमान क्या होता है, ये उष्मा की तीव्रता का मापक होता है जो उष्मा के उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है तथा उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। ये कह रहा है कि ये तापमान टेम्परेचर द्वारा हम उष्मा का मापन करते हैं। उष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की प्रवाहित होती है, ये कहलाता है। टेम्परेचर मापने के लिए कितने पैमाने, पहला सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा है परम तापक्रम पैमाना। उसके बाद ये एंथैल्पी की डेफिनेशन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। जिसमें है किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा निकाय की एंथैल्पी कहलाती है, यानी संपूर्ण ऊर्जा यानी प्रवाह ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, यानी ये किसी निकाय की जो संपूर्ण ऊर्जा का योग है, जैसे ये है PV प्लस U, यानी ये PV और U दोनों निकाय की ऊष्मा का योग और इसके संपूर्ण ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ये कहना चाह रहा है। यानी जितनी, जैसे यहाँ पर प्रवाह ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का योग जो होता है वो संपूर्ण ऊर्जा के बराबर होता है, ये कहना चाह रहा है। ये इसकी एंथैल्पी और ये इसका सूत्र है। यहाँ पर DW नेक्स्ट है एंथैल्पी में परिवर्तन, DH बराबर होता है DW प्लस DU, यानी यहाँ पर DW एक कार्य है यानी वर्क और DU है आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका दाब, प्रेशर है यहाँ पर है सामान्य दाब, यानी दाब बराबर सामान्य दाब बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रेशर कहते हैं। परंतु ऊष्मागतिकी में दाब को निम्न प्रकार से प्रभावित किया जाता है। यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। दाब वह बल है जो किसी निश्चित क्षेत्र या निकाय के आवरण पर कार्यरत करता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर F1 है। P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसका वो होता है मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जैसे एक बार बराबर क्या होता है 10⁵ पास्कल, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। उसके बाद आपका आंतरिक ऊर्जा, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आंतरिक ऊर्जा निकाय की आणविक संरचना एवं अणुओं की गति के फलस्वरूप निकाय में जो ऊर्जा होती है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। यानी निकाय जब अंदर अणु जब जैसे कोई पदार्थ है उसके अंदर जो अणु गति करते हैं उसके बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ये निकाय का गुण होता है, ये अदृश्य होता है, ये सिर्फ महसूस किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण है, ये आपका आंतरिक ऊर्जा का समीकरण है। DU बराबर mCV/dt, ये आपका आंतरिक ऊर्जा का समीकरण है। इसमें M बराबर है निकाय के अंदर जैसे जो निकाय है इसके अंदर का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान है M बराबर, और यहाँ पर CV बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर, और DT बराबर होता है तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद यही आपकी 2-3 डेफिनेशन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम भी तैयार कर लेना है, और यहाँ पर प्रत्यावर्त और प्रक्रम भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इसे अगर आप यहाँ पर नहीं यूज होगा या अगर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे जैसे प्रोसेस होंगे, जैसे कार्नोट इंजन होता है वहाँ पर भी ये प्रोसेस यूज होते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पर कार्नोट इंजन समझने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए आपको ये प्रोसेस भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो में हमने आपको ऊष्मागतिकी का निकाय के बारे में बताया था, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऊष्मागतिकी निकाय को अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनसे हर वर्ष एक निकाय पूछा जाता है, 1 या 2 निकाय पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या ये साइट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साइट की लिंक दी होगी, वहाँ से जाकर भी आप साइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।